नमस्कार, मैं हूं अरविंद दास, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान बदलाव की तरफ बढ़ता जा रहा है। एनडीए और इंडिया में एक नई और एक नया टक्कर आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या बीजेपी इस चुनौती को लेने को तैयार है या फिर एनडीए को कहीं ना कहीं से शिकस्त मिलने की संभावना है। तो सोच अपनी है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि आप इस देश में अपनी भावनाओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। और इसी चर्चा में हमारे साथ अवधूत वाघ जी भी जुड़ेंगे, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। लगातार अपनी बातों को वो रखते रहे हैं। और साथ हमारे साथ कांग्रेस के नेता रतन तिवारी जुड़ेंगे, साथ ही साथ और भी कई वरिष्ठ नेता भी जुड़ेंगे। लेकिन प्रदीप शर्मा भी हमसे जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एडिटर। इस चर्चा को जारी रखने से पहले हम चाहते हैं कि एक स्टोरी देख लेते हैं कि क्या माहौल चल रहा है देश में, और उसके बाद ये चर्चा हम जारी रखेंगे। देखते हैं खास रिपोर्ट। विपक्षी गठबंधन इंडिया की आज और 1 सितंबर को मुंबई में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। यह बैठक 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम है। इस बैठक में शामिल होने के लिए कई बड़े नेता मुंबई पहुंच चुके हैं। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। इनमें सीट बंटवारे से लेकर गठबंधन के लोगो, झंडे और संयोजक के चुनाव पर चर्चा होगी। मुंबई के होटल ग्रैंड हयात में होने वाली बैठक के दौरान यह तय किया जाएगा कि इस गठबंधन को किस तरह से आगे ले जाना है। गठबंधन के संयोजक से लेकर इसके हेड ऑफिस तक पर विचार मंथन होगा। लेकिन इन सभी सवालों के बीच सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या विपक्षी दलों के बीच गठबंधन की तरफ से पीएम पद के नाम पर सहमति बन पाएगी। अगर गठबंधन बिना विपक्षी दल के चेहरे के मैदान में उतरता है तो ऐसे में सीटों का फॉर्मूला क्या होगा। मुंबई में होने जा रही इंडिया गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक में गठबंधन के लोगों को जारी किया जाएगा। यह लोगो 1 सितंबर को सुबह 10:30 बजे गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जारी होगा। सूत्रों के मुताबिक इस लोगो में तिरंगे के सभी रंग होंगे, जिनमें भगवा, सफेद, नीला और हरा रंग शामिल हो सकता है। यह लोगो इटैलिक फॉन्ट में होगा। इस प्रक्रिया में अब तक कुल 9 लोगो बनाए गए थे, लेकिन इनमें से सिर्फ एक लोगो को ज्यादातर दलों ने पसंद किया है। इसी झंडे का इस्तेमाल गठबंधन की रैलियों में होगा। हालांकि राज्यों में पार्टियां अपने चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेंगी। इस बैठक का एक मुख्य एजेंडा इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी पर मुहर लगाना भी है। 28 पार्टियों वाले विपक्षी दलों के गठबंधन की बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी को अंतिम रूप दिया जा सकता है। कहा जा रहा है कि इस कमेटी में 11 सदस्य होंगे, जिनमें कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी और सीपीआई से एक सदस्य होने की बात कही जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए को टक्कर देने के लिए बने इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। मुंबई में होने जा रही 2 दिवसीय बैठक में इस पर भी चर्चा होगी कि इस विपक्षी गठबंधन के संयोजक की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए। इससे पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाने पर जोर दिया गया था। दरअसल शिवसेना और अन्य पार्टियां चाहती थी कि नीतीश कुमार इस गठबंधन के संयोजक बने, लेकिन नीतीश कुमार ने इससे इनकार कर दिया था। इसके बाद जदयू ने सुझाव दिया था कि इंडिया गठबंधन का संयोजक कांग्रेस से होना चाहिए। इस बैठक में इन सभी सवालों के बीच सबसे जरूरी सवाल यह है कि विपक्षी गठबंधन में चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा। इस बैठक में सीटों के बंटवारे पर राज्यवार ढंग से मंथन होगा। कहा जा रहा है कि पार्टियों के जनाधार और पिछले चुनावों में दलों की कामयाबी को आधार बनाकर इस पर चर्चा हो सकती है। जब तक गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं होता, तब तक विपक्षी दलों के बीच साझा मुहिम आगे नहीं बढ़ पाएगी। नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि सब कुछ जल्द से जल्द तय हो जाए कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। विपक्षी गठबंधन का हेड ऑफिस कहां होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। मुंबई की बैठक में हेड ऑफिस की लोकेशन पर अंतिम सहमति बन सकती है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में गठबंधन के हेड ऑफिस स्थापित करने पर जोर दिया जा सकता है। अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी दिल्ली में हेड ऑफिस होने पर सहमति बन सकती है। मुंबई में होने जा रही 2 दिवसीय बैठक में यूं तो कई मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन भविष्य में होने वाली रैलियों और जनसंवाद को लेकर गठबंधन का रुख क्या होगा, वह भविष्य की रणनीतियां किस तरह से तय करेगी, इस पर भी चर्चा की जाएगी। इस साल के अंत में कई राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह सवाल बहुत अहम माना जा रहा है। वहीं किसी भी पार्टी या गठबंधन का प्रवक्ता उसकी रीढ़ की हड्डी होता है। 28 दलों वाले गठबंधन के प्रवक्ता कौन होंगे, बैठक पर इस पर भी फैसला होगा। किन किन दलों से प्रवक्ताओं को चुनाव किया जाएगा, यह काफी मुश्किल फैसला हो सकता है, लेकिन 1 सितंबर की बैठक में इसका ऐलान किया जाएगा। मुंबई की बैठक में गठबंधन की ओर से कौन पीएम का चेहरा होगा, इस पर मंथन होने की संभावना है। इससे पहले बुधवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के अलावा नीतीश कुमार को भी गठबंधन की ओर से पीएम पद का दावेदार बताया गया। खुद उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन के पास पीएम पद के लिए बहुत सारे दावेदार हैं, जबकि एनडीए के पास सिर्फ एक ही विकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, IN24 न्यूज।
एक बहुत ही पुरानी कहावत है शास्त्रों में या आध्यात्म से जो जुड़े लोग होते हैं उनको पता होता है कि ज्यादा जोगी मठ उजाड़। मठ तब उजड़ जाता है जब ज्यादा से ज्यादा जोगी हो जाते हैं। और यहाँ प्रधानमंत्री बनने के लिए जिस तरह से होड़ मची है विपक्ष में, उसको लेकर बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है और बाकी जो अलग अलग समाज के लोग हैं, अलग अलग पार्टी के लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री बनने की जो चर्चा है उसमें कई नाम जो शामिल हैं, उसके पीछे का सच क्या है। हमारे साथ प्रदीप शर्मा जुड़ गए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। हमारे साथ अवधूत वाघ जी जुड़ गए हैं बीजेपी से, और हमारे साथ रतन जी जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अवधूत वाघ जी आपसे कि क्या आप महसूस कर रहे हैं कि आपके ऊपर बोझ पड़ते जा रहा है, दबाव पड़ने जा रहा है, इंडिया आ गया है, क्या कैसे देखते हैं इसको आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। आशुतोष जी, कोई बात कर रहा है क्या? किसी का साउंड आ रहा है, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। नहीं, कोई बात कर रहा था, इसके लिए मैं रुक गया। आशुतोष जी, ऐसा है कि 2014 के पहले जब नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, और भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा का इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया, तब आगे क्या होगा हम सभी चिंतित थे। मुझे याद है कि इलेक्शन के रिजल्ट के पहले एक दिन हम सब प्रवक्ता साथ में मिले और 16 तारीख की रिजल्ट आने वाला था। तो 220 सीट आएगी तो क्या बोलना है, 250 सीट आएगा तो क्या बोलना है, 200 से कम आएगा तो क्या बोलना है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई थी। लेकिन आज उसके बाद में 2014 के बाद में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो परफॉर्मेंस दिखाया है, उसकी बदौलत 2019 में वापिस वो बहुमत से किंबहुना ज्यादा सीट लेकर 2019 में जीत के आए। आज 9 साल की हमारी हमारा जो परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस को सामने रखकर हम वोट मांगने वाले हैं। हमें भारतीय लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर पूरा भरोसा है और भारतीय लोग जो है, इंडियन पीपल, इंडियन वोटर्स, दे आर वेरी क्लेवर। हम बहुत ही सोच समझ कर बता रहे हैं आपको कि ए टाइम हम लोग 363 सीट्स जीतकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाएंगे। कंफर्म है, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा, ये तो इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। और हम सीधे चलते हैं कांग्रेस के नेता के पास, रतन तिवारी जी। रतन जी, आप कैसे देखते हैं इस गठबंधन को और एनडीए को लेकर जो माहौल बन रहा है देश में, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? देखिए, कौन बनेगा प्रधानमंत्री ये तो देश की जनता तय करती है। देखिए, हमारा जो इंडिया है, जब पटना में पहली मीटिंग हुई तो 16 दल थे, बेंगलोर में 26 दल और मुंबई में आज हमारे साथ 28 दल हैं। और हमारे पास प्रधानमंत्रियों की बड़ी लंबी लिस्ट है। हर राज्यों में जो छत्रक हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी है, वो अपने आप में ताकतवर पार्टी है। तो हमारे पास प्रधानमंत्रियों की लंबी सूची है। चुनाव के बाद इंडिया के लोग बैठ के तय कर लेंगे कि जनता के बीच में कौन सा चेहरा अच्छा काम कर सकता है, हम उसे प्रधानमंत्री घोषित कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी में जो 38 दलों का गठबंधन है, उस गठबंधन में सिर्फ एकमात्र प्रधानमंत्री का चेहरा सिर्फ मोदी जी हैं। और सब लोग जानते हैं कि अगर किसी दूसरे दल के किसी नेता का नाम अगर ले लिया जाए कि प्रधानमंत्री का ये उम्मीदवार है, तो उसका कैरियर खत्म हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो दल है वो भ्रष्टाचार से लिप्त है। चाहे एनसीपी के 70,000 करोड़ का दल हो, चाहे जितने लोग हैं, चाहे परिवारवाद से भरे हैं। तो इंडिया जो है वो देश का संगठन है। 1 तारीख के बाद शाम को 7 बजे के बाद पूरा पिक्चर स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा संयोजक कौन होगा।
लेकिन एनडीए को भी लेकिन अभी बताना होगा कि उनका संयोजक कौन है। बिल्कुल, बिल्कुल, जायज़ सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है रतन जी कि कुछ पार्टियाँ अगर हम शिवसेना उद्धव साहब की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तो उनके प्रवक्ताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि अखिलेश यादव बनने चाहिए, उद्धव ठाकरे बनने चाहिए, केजरीवाल साहब बनने चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि ये जो दिशा भ्रम की स्थिति हो सकती है आम आदमी के सामने, जनता के सामने, तो इसको लगता है कि आपको 1 तारीख को कन्फर्म हो जाएगा सब कुछ? मैं देखिए, ऐसा है कि मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे नेता राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश की बिल्कुल, प्रधानमंत्री बने। हर दल का नेता चाहता है कि हमारा नेता प्रधानमंत्री बने। की हुँ, इच्छाएं होती है, लेकिन चुनाव के बाद सारे लोग बैठ के ये तय कर लेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, इंडिया का प्रधानमंत्री कौन होगा। बिल्कुल। इस पे आएँगे लेकिन प्रदीप शर्मा जी से चलते हैं, जानते हैं थोड़ा बहुत कि प्रदीप आप पॉलिटिकल एडिटर हैं, पॉलिटिकल गलियारों में घूमते रहते हैं। क्या चल रहा है इंडिया को लेकर? देखिए आशुतोष जी, सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि इंडिया की जो बैठक है, जो 28 दल जिसमें शामिल है, वो मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में बैठक अभी शुरू होने वाली है और लगातार जो है नेता जो है पहुंच रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बात करें या बात करें जो है लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, इन तमाम जो 28 दल के नेता हैं वो पहुंच चुके हैं और मीटिंग भी जस्ट कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। और लगातार जो है जो चर्चा की जा रही है कि सबसे बड़ी बात है कि ये तीसरी बैठक है विपक्षी गठबंधन इंडिया की। इसके सबसे पहली बैठक पटना में हुई, उसके बाद बेंगलुरु में हुई और अब मुंबई में हो रही है। और इसमें साफ तौर से सवाल जो है, कई विषय जो है वो चर्चा के ये है कि सबसे पहले बात तो इंडिया का संयोजक कौन होगा, दूसरी चीज इंडिया का कार्यालय कहाँ होगा, तीसरी चीज सीटों के बंटवारों को लेकर भी चर्चा होगी क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं नजदीक है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें तो एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी जो है चुनावी रणनीति में जुट गई है, तो दूसरी तरफ अब इंडिया के सामने ये भी एक बड़ी चुनौती है कि मध्य प्रदेश में चुनावी रणनीति क्या होगी इंडिया की, क्योंकि इसमें सभी विपक्षी दल जो है वो लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर एकजुट आए हैं, एक साथ आए हैं। तो उनको कहीं ना कहीं अब इन तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं करनी है, उस पर चुनावी रणनीतियां बनानी है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री को लेकर भी कि इंडिया से जो है प्रधानमंत्री कौन होगा, जिस तरह से पहले ही आपने बताया कि शिवसेना उद्धव गुट चाहती है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे जो है वो प्रधानमंत्री बने, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के नाम की भी चर्चा है कि प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, तीसरी अखिलेश यादव का भी नाम आ रहा है। जैसे रतन जी ने कहा कि सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके जो नेता है, जो उनके मुखिया है, वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन जब आप किसी एक दल को मतलब कहीं ना कहीं एनडीए को टारगेट करने की बात करते हैं कि एनडीए के खिलाफ हमारा गठबंधन है, तो ऐसे में इस तरह से जो अफवाहें आ रही हैं, अफवाहें इसलिए कह रहा हूं कि लगातार सभी पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि हमारा नेता प्रधानमंत्री बने, तो कहीं ना कहीं इसमें जनता गुमराह हो सकती है कि ये लोग पहले ये डिसाइड करें कि आखिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, हर पार्टी के नेता अगर अलग अलग स्टेटमेंट देंगे तो इससे कहीं ना कहीं जनता पर भी इसका असर पड़ेगा, आने वाले चुनाव में भी असर देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का कुनबा लगातार बढ़ने की बात हो रही है, क्योंकि 16 दल पहले पटना की बैठक में हुए, वहां से फिर 26 हुए और आज 28 पार्टियों के 62 नेता करीब जो है इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी में शामिल तीनों दल के सभी नेता जो है हयात होटल में शामिल है, कार्यकर्ता शामिल है। वो लगातार जो है इस मीटिंग को लेकर बखूबी तैयारी की गई है, क्योंकि ये 2 दिवसीय मीटिंग है, इसमें कई चीजों की चर्चाएं हैं और कई विषयों पर, अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। तो कहीं ना कहीं आशुतोष जी, जो राजनीति के चुनावी समीकरण के साथ साथ सीट बंटवारे के साथ साथ कैसे आने वाले समय में एनडीए को बीट किया जाए, एनडीए को किस तरह से पराजित किया जाए, इसके लिए इस इंडिया गठबंधन की जो बैठक है इसमें चर्चा होगी। बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं हर्षवर्धन बलिराम जी, जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के हैं। हर्षवर्धन जी, आपने जिस तरह से पूरे माहौल को देखा होगा, शिवसेना से अगर हम बात करें तो प्रवक्ता जो प्रियंका चतुर्वेदी है, उन्होंने साफ-साफ कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री उद्धव साहब होने चाहिए। समाजवादी पार्टी कहती है कि अखिलेश यादव होने चाहिए। आम आदमी पार्टी की इच्छा है कि केजरीवाल होने चाहिए। कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी साहब होने चाहिए। आप क्या चाहते हैं? हम शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे गुट के कार्यकर्ता हैं।
की इच्छा है इंडिया का समन्वय बनने का आगे जाके मैं आपकी आपसे आवाज कहना प्रॉपर नहीं आ चाहता रही हूँ है। एक हाँ, मिनट मैं आगे जाके आपसे कहना कि कौन होगा दिलचस्पी नहीं है। लोगों को बदलाव चाहिए। वो इस बदलाव के लिए लोग इस चुनाव में भारी ताकत से उतरने वाले हैं और बीजेपी का पल्ला साफ करने वाले हैं। लोगों को प्रधानमंत्री कौन होए बाद में तय होगा, लेकिन हम जैसे की इच्छा है कि प्रधानमंत्री देखा जाएगा। पूरा देश भर में कोरोना संकट था उस समय, हमारे पक्ष में उद्धव ठाकरे आपका नाम था। इतना अच्छा काम कार्य उन्होंने करके दिखाया। संयमी नेता है, सुसंस्कृत है और बाला साहब ठाकरे, प्रबोधन ठाकरे के विचारधाराओं को लेके समाज को, देश को आगे लेके हैं। ये विश्वास हमारी शिवसेना। बिल्कुल। और ये निश्चित रूप से हर किसी की भावना होती है, हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसकी पार्टी आगे बढ़े, उसका जो मुख्य चेहरा है वो प्रधानमंत्री बने, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हर किसी की भावनाओं का हम सम्मान करते हैं। लेकिन सवाल उठता है बीजेपी से। बीजेपी के ऊपर जो आरोप लग रहा है, बार-बार कहा जा रहा है कि उनके पास एक ही चेहरा है और कोई विकल्प नहीं है। अब्दुल वाग जी, आप इस आरोप को कैसे लेते हैं कि आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है पीएम मोदी के अलावा? प्रभु श्री रामचंद्र को एक ही चेहरा था, रावण को 10 चेहरे थे। आपको चुनना है कि प्रभु रामचंद्र का शासन चाहिए कि रावण का शासन चाहिए, 10 चेहरों का शासन चाहिए कि एक चेहरे का शासन चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है एनडीए में, और एनडीए में जितने जितने घटक दल है वो सभी घटक दलों के नेताओं ने एक मुख से, एक दिल से और एक सोच से यह डिसाइड किया है, यह निश्चित किया है, यह सुनिश्चित किया है कि एनडीए यदि 2024 में सरकार बनाती है तो इस सरकार का मुखिया और देश का प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी होंगे। यह डिसाइड किया है, तो दूसरे चेहरे का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी तो ये जो यूपीए 3 है, वो यूपीए 3 अब तक अच्छी तरीके से फॉर्म भी नहीं हो नाम गई है। लेके दे आर दिखा डूइंग दीजिए, पॉलिटिकल, दे आर एक डूइंग। नाम लेके दिखा दीजिए अगर हिम्मत है, उसकी राजनीति सर खत्म कर दी जाएगी। नितिन गडकरी का नाम ले लीजिए, अमित शाह जी का नाम ले सर लीजिए। सर सर आप तो राहुल गांधी के राइट हैंड है। एनडीए में एक हेलो नाम नहीं ले सकते आप। आशुतोष जी, जिस दिन मेरी उसका एक नाम लेंगे रिक्वेस्ट है उसकी कि राजनीतिक हत्या कर यदि दी मैं जाएगी। बात करता हाँ, बारी हूं बारी तो से किसी ने बीच में बात नहीं करनी चाहिए, उनका माइक बंद कर दीजिए। मैं किसी जब बात करते हैं तब मैं बात नहीं करता हूँ, इस प्रकार से बिल्कुल चर्चा नहीं होती। तिवारी जी, इनका सुन लेते हैं, फिर आपके आ जाए, फिर हर्षवर्धन इस जी के पास। प्रकार से चर्चा नहीं होती। नहीं नहीं, आप आपका ठीक जितना है आयु है उससे अवधूत जी, ज्यादा आप मैं अपनी बात कंप्लीट करिए। ज्यादा बरस अवधूत में जी, आप टीवी पे अपनी बात चर्चा करता कंप्लीट हूँ। करिए। तो अवधूत जी, लेट आप मी अपनी बात टॉक, बाद में कंप्लीट करिए, आपको फिर जितना हम बात रतन जी करना से है भी बात उनकी कीजिए। प्रतिक्रिया ले लेंगे। हाँ, तो अवधूत जी, बात कंप्लीट करिए आप। मैं ये कहना चाहता हूं कि एनडीए के सभी घटक दलों ने डिसाइड किया है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यदि एनडीए जीतती है, बहुमत में आती है, तो 2024 में एनडीए का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी होंगे। दूसरे का सवाल ही नहीं पैदा होता। 2-2, 3-3, 4-4 प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। लेकिन यूपीए 3 की जो बात है, वहां कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कल तो मैंने सुना है कि वो सोरेन झारखंड के, उनको भी इंटरेस्ट है, लालू प्रसाद को भी इंटरेस्ट है। तो मैंने एक लालू प्रसाद के एक सपोर्टर को कहा कि क्यों भाई लालू प्रसाद पीएम होना चाहिए, तो बोलते दुनिया के एकमेव ऐसे इंसान है कि जिनको जो अनुभव है दुनिया में किसी को नहीं है। मैंने बोला क्या अनुभव है, बोलते चारा खाने का अनुभव लालू प्रसाद के सिवा और किसी को नहीं है, इसके लिए लालू प्रसाद यादव प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के प्राइम मिनिस्टर के चेहरे आपको ही लखलाभ हो। एनडीए के एक ही प्राइम मिनिस्टर का चेहरा है, वो है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी।
चलिए चलिए रतन जी एक मुंह वाला एक सर वाला प्रधानमंत्री चाहिए कि 10 सर वाला, जिस तरह से अभी राम और रावण की तुलना एनडीए द्वारा मतलब बीजेपी के प्रवक्ता द्वारा दी जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, रतन तिवारी जी इंडिया को तो घमंडी गठबंधन कह रहे हैं जी। अभी प्रधानमंत्री मोदी इंडिया को मुजाहिदीन से उसकी तुलना कर रहे थे, जी आतंकवादी संगठनों से कर रहे थे गठबंधन से। आज हमारे मित्र ने 10 सिर का रावण तक कह दिया। जी इंडिया की कितनी भी बदनामी कर दो नहीं है, हमारे पास हर राज्यों में एक से बढ़ के एक बड़े बड़े चेहरे हैं। हम ईमानदारी से जनता की वकालत कर रहे हैं। हम बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं, महिलाओं से लगातार हो रहे बलात्कार के मुद्दे उठा रहे हैं। हम लगातार जनता की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। यह वही प्रधानमंत्री है जो संवैधानिक पद पर बैठ के द केरला स्टोरी का प्रचार करते हैं, कश्मीर फाइल का प्रचार करते हैं, लगातार इस देश में प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ताक पे रखे प्रचार मंत्री बन के झूठ और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, आज जब चैनल न्यूज जब खोलेंगे तो प्रधानमंत्री का भाषण चलता है तो जनता वो न्यूज के चैनल को पसंद देती है। वो जान चुकी है कि ये झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री है, यह झूठ बोलने की मशीन है। सिर्फ यह देश में लगातार झूठ बोला है। पिछले 9 सालों में यह वही प्रधानमंत्री है जो पिछले 9 साल में था। वह 2 करोड़ रोजगार की बात करता था, काले धन लाने की बात करता था, अच्छे दिन देने की बात करता था, किसानों की आय को दुगना करने की बात करता था। आज क्या हुआ? आज एक भी वादे पूरे नहीं हुए, लेकिन यही प्रधानमंत्री लाल किले पे खड़े होके कहते हैं कि मैं 2024 में भी यहीं पे झंडा फहराऊंगा। नहीं, इस बीच जो देश में विकास क्या जनता के वोट की रतन तिवारी जी, इस बीच जो विकास के कार्य हुए उसको आप खारिज कर रहे हैं? जी एक बार सवाल पूछिए। इस बीच जो विकास की बात हुई, आम आदमी ने जो बदलाव महसूस किया, क्या आप उसको खारिज कर रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी के कैलेंडर में क्या रक्षाबंधन 9 साल में एक बार आता है? यह वही प्रधानमंत्री हैं, यह वही सरकार है। 10 साल तक जनता के जेब को काटो और लास्ट में जब चुनाव आ जाए, इंडिया की जब बैठक होनी शुरू हो, उसके डर से 2 रुपया गैस का सिलेंडर का दाम कम कर दो। पूरी तरीके से भाजपा हताश है, निराश है और इंडिया पूरी तरीके से डरी हुई है। और मैं बड़े दावे के साथ आपके चैनल पे कर रहा हूँ, इसके रिकॉर्ड करके रखिए। 100 सीट पे यह मिट जाएंगे, 100 सीट पे। चलिए, अच्छा है। सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रक्षाबंधन जैसी छुट्टी को कैंसिल कर दिया है। छठ पूजा जैसी जो पवित्र आस्था वाला जो त्योहार है उसको भी उन्होंने रद्द कर दिया है। तो 33 छुट्टियों में से 11 तक देखिए सीमित कर दिया है। उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। और चलते सीधे हर्षवर्धन जी के पास। हर्षवर्धन जी, चलते चलते ये जानना चाहेंगे कि वाकई उद्धव ठाकरे का जो लेके आप नाम लेना चाहते हैं, आप जाहिर है आपकी भावना है, क्या उद्धव साहब को लेकर बाकी के जो गठबंधन में है वो मानने को तैयार हो जाएंगे? इंडिया में पहले सबसे पहले आपसे इंडिया के पास कोई विकल्प नहीं है। हमारे पास ये इंडिया के पास बहुत सारे विकल्प है, लेकिन इंडिया के पास कोई विकल्प नहीं है। और आप सांसदों भाजपा का पर्दा हटा एविडेंस भी लेकर साइड में आके पूछेंगे तो भाजपा के पंतप्रधान मोदी के ऊपर बहुत सारे लोग नाराज है, लेकिन खुली चर्चा नहीं कर पा रहे कि भाजपा में हमारे भी कई बहुत राजनीतिक दोस्त है, वो अंदर खासगी बात जो हमसे करते हैं वो चर्चा करते हैं, उन्हें भी उनका रुतबा पसंद नहीं है। और इसके लिए इंडिया के पास कोई विकल्प नहीं और कोई विकल्प बनाना भी चाहते नहीं। इसके नितिन गडकरी को साइड में कर दिया गया, को साइड में करवा दिया गया। कुल मिलाकर आप कहना चाह रहे हैं समय की बहुत कमी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है हर्षवर्धन जी की बहुत बार यूं खुद पर ही विश्वास नहीं होता है, कुछ होता है भीतर भीतर पर एहसास नहीं होता है। निश्चित रूप से इंडिया वर्सेज एनडीए की जो लड़ाई चल रही है और बड़े बहुत सारे चेहरे हैं,
अब जनता को तय करना होगा कि वाकई इस देश का जो प्रधानमंत्री है उस पर किसको बैठाना है, और इससे हम और आप कुछ भी कर लें, तय जो है असली जो सल्तनत है, देश की जो दुनिया है, देश में जो लोकतंत्र है, देश में जो समाजवाद है, जो भी धाराएं हैं, उसका सबसे बड़ा जो चेहरा होता है वो जनता का चेहरा होता है, और जनता ही तय करेगी। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करेंगे कि जो भी कार्यकर्ता अपनी भावनाओं का इजहार करना चाह रहे हैं उनकी जो भावना है वो पूरी हो। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में दर्शक और ये जनता के बीच ये सवाल बना रहेगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और निश्चित रूप से जब देश में लोकतंत्र सबसे ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है तो एक उम्मीद बढ़ जाती है, और उम्मीद तभी बढ़ती है जब आम आदमी को लगता है कि हाँ, ये आदमी बन सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जिस तरह की स्थितियां आज देश में है, दुनिया में है, उससे कोई बिल्कुल पीछे नहीं हट सकता। विपक्ष का काम है ही आरोप लगाना, प्रत्यारोप तो होगा ही। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा, इंडिया और एनडीए के बीच का जो फासला है उसको जनता कितना समझ पाती है और किस तरह से उसका निर्णय अपने को दे पाती है। तो फिलहाल उससे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और निश्चित रूप से लोकतंत्र का सबसे बड़ा जादू यही होता है कि जो प्रधानमंत्री बनता है उसको हर कोई स्वीकार करता है, लेकिन मोदी का विरोध लगातार जारी है। इसलिए आज इंडिया की बात हो रही है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।